नमस्कार, ऐसा देश हो मेरा में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और आज हम बात कर रहे हैं उन मुद्दों पर जिन्हें समाधान में भी लिया गया है। ये मुद्दे हैं, पहला मुद्दा जिसमें से है भारत में लोकतंत्र कितना सफल कितना असफल, और दूसरा एक इशू और आया जो था ज्ञान और शिक्षा में फर्क क्या है। तीसरा, महंगाई घटी या बढ़ी, महंगाई को लेकर अलग अलग परसेप्शन क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। और चौथी बात करेंगे हम, कुल मिलाकर एक मुद्दा हमारे सामने और है जो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीर, बेहद गंभीर रूप से सामने आया, और ये है भारत में गांधीवाद। गांधी की स्वीकार्यता बढ़ी है या घटी है। इन चारों मुद्दों पर हम बात करेंगे। बजरंग मुनि जी हमारे साथ हैं। मुनि जी, सबसे पहले आपका स्वागत है स्टूडियो में। और सबसे पहले पहली बात, भारत में लोकतंत्र कितना सफल कितना असफल। आपने कहा कि भारत में लोकतंत्र इसलिए सफल है क्योंकि भारत में कमजोर प्रधानमंत्री है। आपकी बात का जो लब्बो लुभाव था यही था या इससे अलग कुछ? देखिए, भारत में लोकतंत्र कितना सफल कितना असफल, इसके कई मापदंडों से इस पर माने परखा गया, समाधान में चर्चा भी हुई, बिल्कुल, और कुछ नतीजे भी निकले। पहली बात तो ये है कि स्वतंत्रता के बाद, मतलब सन 47 के बाद लगातार यह अनुभव किया जा रहा है कि भारत में तानाशाही का खतरा सदा सदा के लिए समाप्त हो गया है। वैसे कई कारण है इसमें, विश्व व्यवस्था का भी कारण है और भी कई कारण हैं, लेकिन जैसे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में कभी तानाशाही कभी लोकतंत्र आता जाता रहता है। बिल्कुल, भारत में वैसा खतरा अब नहीं दिख रहा है। देखिए, इसका कारण है कि पहली बात, सेना से कोई खतरा अब भारत में तो नहीं है किसी भी परिस्थिति में। भारत में कोई व्यक्ति तानाशाह हो जाएगा ऐसा भी खतरा नहीं है। नक्सलवादियों से भी निपट लिया जाएगा। मोदी को लेकर कई बार आप आशंका जता देते हैं। जी, मोदी को लेकर के हम आशंका जताते हैं, लेकिन मोदी भी व्यक्ति के रूप में एकदम हिटलर हो जाएंगे ऐसी भारत में संभावना नहीं है। हिटलर तो नहीं होंगे, लेकिन इंदिरा गांधी बन सकते हैं। बन सकते हैं, बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं। लेकिन वैसे मेरे विचार से भारत में स्वतंत्रता के बाद भारत में तानाशाही का खतरा टला है, नहीं है, आगे आगे भी नहीं है। तो यह लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी सफलता है कि वहां आगे दूर दूर तक तानाशाही का खतरा न दिखे। तो फिर क्या ये लोकतंत्र लोक स्वराज की दिशा में बढ़ेगा? अब दूसरी बात कि लोकतंत्र की असफलता के क्या क्या चिन्ह दिखाई दे रहे हैं भारत में। बिल्कुल, तो हम लोगों ने जो विचार किया और विचार के बाद जो बात आई कि भारत में केंद्रीयकरण की आवाज लगातार मजबूती से उठ रही है। मतलब नरेंद्र मोदी, पी चिदम्बरम जैसे लोग समाज में स्वीकार्यता बढ़ा रहे हैं अपनी, कि भाई यही समाधान दिख रहे हैं। तो जहां भारत में यह दिख रहा है कि मनमोहन सिंह सरीखे लोगों को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है, लोकतांत्रिक शक्तियां कमजोर हो रही हैं और केंद्रीयकरण की शक्तियां लगातार मजबूत हो रही हैं। तो यह एक खतरा है, लोकतंत्र की असफलता का चिन्ह है। दूसरा एक चिन्ह और है कि अगर लोकतंत्र में शरीफ लोगों का मनोबल टूटता जाए और अपराधियों का मनोबल बढ़ता जाए तो यह भी लोकतंत्र की असफलता के चिन्ह है। नहीं, बजरंग मुनि जो हैं खुले बाजारवाद की और बाजारवाद की, उस बाजारवाद की जो पूरी तरह से केंद्रीयकरण की ओर जा रहा है, उसका विरोध तो नहीं करते हैं। फिर राजनीतिक केंद्रीयकरण का विरोध? मैं राजनीतिक केंद्रीयकरण का विरोध करता हूं कि सत्ता का केंद्रीयकरण घातक है और बाजार का केंद्रीयकरण सत्ता के केंद्रीयकरण की अपेक्षा कम घातक है। घातक तो है, लेकिन बाजार का, देखिए, जिसके पास सत्ता है, जिसके पास सेना है, जिसके पास पुलिस है, जिसके पास संविधान है, जिसके पास कानून है, उसी के पास सारी आर्थिक शक्तियां केंद्रित नहीं होनी चाहिए। चाहे किसी के पास जाएं, बाजार में जाएं और कहीं जाएं, चाहे उनका केंद्रीकरण हो या विकेंद्रीकरण, कुछ भी हो, विकेंद्रीकरण केंद्रीकरण कुछ भी हो, लेकिन
सेना पुलिस जैसी समाजवाद अब भारत में नहीं आ सकता है। ये समाजवाद और साम्यवाद, ये केंद्रीकरण की जो शक्तियां हैं। नहीं, आपको लगता है अमेरिका में बहुत सारे बच्चे जो हैं स्कूलों में जाकर के उनके पास वेपन्स की वहां पर लेने की खरीदने की छूट है और वो वहां गोली से बहुत सारे लोगों जी, को तो उड़ा यह देते हैं। एक अमेरिका की बीमारी है। नहीं, बीमारी का इशू नहीं है। वहां पर बात यह आई कि अब जो है ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये हथियारों की जो एक खुली छूट है इसको बंद करना चाहिए और कम से कम क्यों बच्चों को हथियार बेचे जाएं। जब ये बात उठी तो कंपनियों ने जो है लॉबिंग शुरू की, व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शन हुए। आपको नहीं लगता कि ये बाजारवाद का अगर केंद्रीकरण हुआ, बाजार अगर मजबूत हुआ तो ये सरकार में भी दखल देगा और सिर्फ दखल नहीं देगा, ये सरकार पर कब्जा भी कर सकता है। जी, सरकार पर कब्जा भी कर सकता है। इसलिए हम सारी ताकत अभी ही सरकार को दे दें कि भविष्य में बाजारवाद सरकार पर कब्जा कर लेगा और इसलिए सरकार को सारी शक्तियां आज ही दे दिया जाए। नहीं, आप मुझे बताइए, नहीं, मुझे बताइए, शायद विजय माल्या जैसे लोगों को कौन सा आधार था जिसके आधार पर उन्हें आप राज्यसभा में नामित किया? मेरा ये कहना है कि विजय माल्या को हटा दिया जाए और राज्यसभा में सदा सदा के लिए किसी नेता को बिठा दिया जाए, वो ज्यादा घातक है। मतलब बाजार घातक है। विजय माल्या सरीखे लोगों का वहां जाना यह कोई अच्छी बात नहीं है, खराब बात है। लेकिन वहां जाने के चांसेस ही खत्म कर दिए जाएं और जो नेता बैठ जाए वो सदा सदा के लिए बैठ जाए और उसके हाथ में सारे पावर इकट्ठे हो जाएं। पावर का केंद्रीकरण घातक है। विजय माल्या वहां इसलिए जाना चाहते हैं कि वो बाजारवाद के हिसाब से नहीं जाना चाहते हैं, पावर के हिसाब से जाना चाहते हैं। लोकतंत्र को लेकर जो एक वन लाइनर, एक निचोड़ जिसे कहा जा सकता है, जो हमारे दर्शकों के सामने जाना चाहिए, वो क्या कहेंगे समाधान के रूप में? तो समाधान के रूप में मेरा एक कहना यह है कि लोकतंत्र तानाशाही के विकल्प के रूप में भारत में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। और लोक स्वराज्य की दिशा में बाधक बना हुआ है। लोकतंत्र को लोक स्वराज्य की दिशा में जाना चाहिए, ये मेरा एक संदेश है। हम अब दूसरे मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा मुद्दा था ज्ञान और शिक्षा में फर्क। ज्ञान क्या है, शिक्षा क्या है, शिक्षा कहाँ से आती है, ज्ञान कहाँ से आता है, ज्ञान घट रहा है कि बढ़ रहा है, और अगर ज्ञान घट रहा है या बढ़ रहा है, ज्ञान की पहले तो स्थिति क्या है दोनों चीजों की, ये हम आपसे जानना चाहेंगे, उसके बाद बाकी जी। सबसे पहले जो समाधान में चर्चा हुई, सारे लोगों ने बैठ करके चर्चा की, वहां करीब करीब 40-50 लोग थे। ठीक बात है। तो समाधान में जो चर्चा हुई, उस चर्चा का लब्बलुआ नतीजा ये निकला कि ज्ञान लगातार घट रहा है और शिक्षा लगातार बढ़ रही है। शिक्षा से कैपेसिटी डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन नैतिकता का पतन हो रहा है। अर्थात लोगों का, आम लोग जो हैं ज्ञान और शिक्षा के साथ जुड़े हुए, वे लोग अपनी उन्नति, व्यक्तिगत उन्नति की तरफ तो बढ़ रहे हैं क्योंकि उनकी क्षमता बढ़ रही है शिक्षा के माध्यम से, लेकिन सामाजिक उन्नति की वो चिंता नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपके ऊपर यह आरोप भी लगा कि जिस नई पीढ़ी को आप ये उंगली उठा रहे हैं, जिस नई पीढ़ी पर, वो नई पीढ़ी बहुत अनैतिक नहीं है या पुरानी पीढ़ियों से अनैतिक नहीं है वो। जी, जो यह प्रश्न उठा, हाँ। तो अगर नई पीढ़ी अनैतिकता की ओर नहीं बढ़ रही है तो सारे भारत में जो भ्रष्टाचार अभी बढ़ा हुआ है, ये तो पुरानी पीढ़ी कर रही है। तो ये पुरानी पीढ़ी कर रही है, नई पीढ़ी नहीं कर रही है। तो उसमें सारे अपराध नई पीढ़ी नहीं कर रही है। वहां पर मेरा स्पष्ट कथन था कि यह पीढ़ियों के फर्क का अंतर माने किसी प्रकार की बात नहीं है। नई पीढ़ी में भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, पुरानी पीढ़ी में भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये वक्त का फर्क है। जी नहीं, कुल मिलाकर भारत में स्वतंत्रता के बाद शिक्षा का विस्तार हुआ, ज्ञान घटा। 11 समस्या, उसका एक आकलन है, मापदंड है। बिल्कुल। 11 समस्याएं समाज में अगर लगातार बढ़ रही हों और उनका दूर दूर तक कोई समाधान नहीं दिख रहा हो, तो इसका मतलब कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। और गलत दिशा में जा रहे हैं, उसका कारण शिक्षा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने ये कहा भी नहीं है बिल्कुल कि शिक्षा के विस्तार के कारण हम गलत दिशा में जा रहे हैं। मैंने ये कहा है कि शिक्षा और ज्ञान के बीच जो
बैलेंस बिगड़ा। उन 11 समस्याओं में आप बताते हैं कि कम तौलना और ये जालसाजी ये सब भी एक जी, समस्या है। ये सारी समस्या लेकिन अभी जो आधुनिक दौर आया है इसमें कंप्यूटरीकृत हर तरह के तौल माप ये सब चीजें आ गई जिनमें रत्ती भर भी इधर उधर करने की कोई गुंजाइश नहीं इसके है। बाद भी भारत में 11 की 11 समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। यह एक अलग बात है। नई पीढ़ी में वर्ग भेद जो है वो करीब करीब समाप्त है। जो पुरानी पीढ़ी है वो राजनीतिक वो उस चीज को औजार बनाकर राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है केवल। जी, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि आपका कहना है कि नई पीढ़ी में वर्ग भेद समाप्त है। बिल्कुल। और मैं तो ये कह रहा हूं कि नई पीढ़ी में ही तो वर्ग टकराव, ये तो नई पीढ़ी में ही महिला और पुरुष के बीच में जो टकराव पैदा हो रहा है, ये सारे जंतर मंतर में जो औरतें प्रदर्शन कर रही थी, ये नई पीढ़ी की थी कि पुरानी पीढ़ी की थी? कितने बूढ़े लोग थे उसमें? आज भी मैं सोचता हूँ इट इज इंट्रोड्यूस बाय ओल्ड जनरेशन। जी, इंट्रोड्यूस्ड अब आ गया। हाँ। प्रदर्शन करना इंट्रोड्यूस्ड आ गया। क्यों मान लिया पुरानी मान रहे? वो जिम्मेदार वही है। अभी जो नक्सलवाद जो आया, तो नक्सलवाद में जितने लोग उसमें शामिल हैं वो अधिकांश नई पीढ़ी के लोग हैं। जातीय कटुता, ये जो हड़तालें होती हैं, इन हड़तालों में कौन शामिल होता है? सब नई पीढ़ी के लोग शामिल हो रहे हैं। तो आप चूंकि स्वयं नई पीढ़ी में अपने को गिन रहे हैं और मुझे पुरानी पीढ़ी में गिन रहे हैं, तो आप बार बार इस मुद्दे को जो उठा रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि यह पीढ़ियों का प्रश्न नहीं है। संपूर्ण समाज में लगातार चरित्र गिर रहा है। अगर नई पीढ़ी में इंसान को इंसान समझा जाने लगा है तो नई पीढ़ी तरक्की कर रही है, या वो पुरानी पीढ़ी जहां पर एक व्यक्ति को अछूत मानकर दरवाजों पर बैठा दिया जाता था वो? जी, तो आज जो नई पीढ़ी है, हाँ, वो नहीं भेदभाव कर रही है, वो भेदभाव नहीं कर रही है। जी, तो मेरा तो ये कहना है कि सन 47 के बाद छुआछूत लगातार घटी है, पुरानी पीढ़ी में भी और नई पीढ़ी में भी छुआछूत घटी है। लेकिन जातीय टकराव नई पीढ़ी में बढ़ा है। पुरानी पीढ़ी में जातीय टकराव नहीं था। मतलब आदिवासी और गैर आदिवासी के नहीं, ये भी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो टकराव है इसको भी इंट्रोड्यूस पुरानी पीढ़ी ने ही किया है नई पीढ़ी में। तो ये आपका कहना है कि पुरानी पीढ़ी ने नई पीढ़ी को बहका दिया और नई पीढ़ी बहक गई, तो दोषी कौन है? आपका मानना है कि बहकाने वाले दोषी है। मैं कहता हूं कि बहकने वाला भी उतना ही दोषी है, क्योंकि ये दोनों जो पीढ़ियों का फर्क है, कुल मिलाकर भारत में जो सिनेरियो दिख रहा है, इसमें ये 11 की 11 समस्याएं लगातार बढ़ रही है। उसमें नई पीढ़ी के लोग अपने को निर्लिप्त बताना चाहें या दोष मुक्त करना चाहें, वो एक अलग बात है। एक आपने जो है शिक्षा को और ज्ञान को जो बिल्कुल अलग करने की कोशिश की, वहां पर हम देखते हैं कि शिक्षा यानी जहां हम स्कूल में जाते हैं वहां पर लोग ईश्वर का नाम भी लेते हैं, लोग ध्यान भी करते हैं, अंतर्मुखी भी होने की कोशिश करते हैं, उसकी प्रार्थना भी करते हैं, उसको धन्यवाद भी देते हैं और बहुत सारे ज्ञानियों को पढ़ते भी हैं अपनी पुस्तकों में। फिर कैसे लगता है कि ज्ञान को बिल्कुल उससे अलग कर दिया जाए? ज्ञान और शिक्षा इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग तो करना ही चाहिए और है ही। ये दोनों तो एक है ही नहीं है, क्योंकि शिक्षा ऐसा तो नहीं है कि शिक्षा रास्ता है और ज्ञान मंजिल। वो रहा होगा जो भी रहा होगा। मेरा ये कहना है कि शिक्षा जो है वो रिसीव्ड बाय अदर्स, दूसरे लोग अपने ज्ञान से निकले निष्कर्ष को जब आगे की पीढ़ी को देते हैं। नहीं, आप कहते हैं कि जो बच्चा है वो परिवार से जो सीखता है वो ज्ञान है। परिवार भी तो अदर्स है, वहां भी तो रिसीव ही करता है, वो भी तो रिसीव्ड बाय अदर्स है। नहीं तो वहाँ वो बचपन में जो बात परिवार से सीखता है, तो बचपन में भी दूसरों से सीखता है, वह तो उसको शिक्षा प्राप्त हुई। और वही उस शिक्षा का जो उसकी शिक्षा है उसी परिवार में उसको अनुभव भी प्राप्त होता है, तो वो उसका ज्ञान बन जाता है। शिक्षा और ज्ञान ये दोनों वहां जैसे कनेक्शन तो है ना शिक्षा और ज्ञान में। नहीं तो ये दोनों को मैं कह रहा हूँ, शिक्षा और ज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब शिक्षा ज्ञान में सहायक होती है और ज्ञान शिक्षा में सहायक होता है, लेकिन दोनों एक नहीं है। ये भी मानना पड़ेगा। अगर एक का डेवलपमेंट होगा और एक को यदि तिरस्कृत किया जाएगा, शिक्षा तो पूरी तरह लगभग
लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। एक बात आई थी वहां पर कि जब शिक्षा प्रैक्टिस में आ जाती है तो वो ज्ञान बन जाता है जी, और ज्ञान अगर प्रैक्टिस में आ जाता है, दूसरों को देने लायक हो जाता है, बिल्कुल, या दिया जाता है तो शिक्षा बन के रूप जाती में है, आगे चला तो जाता वो है। शिक्षा के रूप में बन जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि शिक्षा जो है वह भौतिक विकास की ओर तेजी से बढ़ाती है, सामाजिक चिंतन में पर वो आगे नहीं बढ़ाती है शिक्षा। बिल्कुल बिल्कुल। और ज्ञान जो है वो सामाजिक चिंतन की दिशा में आगे बढ़ाता है, भौतिक विकास से वो माने कुछ न कुछ कमजोर करता है। निचोड़ के रूप में एक बात निकली थी कि जो शिक्षा है, जब स्कूल के दरवाजे खुलते हैं तो वो मिलना शुरू होती है, लेकिन जब व्यक्ति चिंतन करता है या फिर जब समुदाय मंथन करता है तो ज्ञान के दरवाजे खुलते हैं। ये एक मुद्दा रहा है वहां पर। तीसरा एक और वहां पर विषय निकला था और वो विषय था महंगाई का। महंगाई पर मुनि जी का स्टैंड रहा है। स्टैंड बहुत पुराना है, आज का नहीं है, कई दशक पुराना है। वो जो 20 साल पहले या 50 साल पहले अपने उस स्टैंड पर कायम थे, आज भी हैं। ये रूढ़िवाद कहा जाएगा या ये क्या है? माने आपने कहा पहले 50 साल पहले भी आप कह रहे थे कि महंगाई नहीं बढ़ी है और महंगाई लगातार धीरे धीरे कम हो रही है, आज भी यही कह रहे हैं आप जी। और आज भी वहां मैंने देखा कि वहां जो बैठे हुए थे महंगाई बढ़ी है कहने वाले, वे सारे लोग निरुत्तर हो गए। फिर उन लोग को भी ये समझना पड़ा कि महंगाई अलग है, मुद्रास्फीति अलग है, ये दोनों एक नहीं है। और सारे लोगों को एक स्वर से उस समाधान के कार्यक्रम में मानना पड़ा कि आर्थिक विषमता बढ़ी है, जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है समाज में वो आर्थिक विषमता का पड़ रहा है, जिसको कि महंगाई महंगाई कह करके भाई वो लोग नहीं माने कि धोखा दिया जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन मैंने तो ये स्पष्ट किया कि महंगाई शब्द वास्तव में आर्थिक विषमता रूपी, आर्थिक असमानता, विषमता जो भी कहिए, बिल्कुल, ये जो जहर है, इस जहर का दुष्प्रभाव कम करने के लिए महंगाई को उसमें डाल दिया जाता है। वहां पर एक बात जो है वो समझाने की आपने कोशिश जरूर की, लेकिन उसको फिर से एक बार समझने की बहुत जरूरत है। आपने जो रुपए के वैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन या डॉलर के साथ उसके कंपटीशन की जो बात कही, उसको एक बार ठीक से समझाने की जरूरत है। फिर से मैं आपको बताऊं कि सन 47 में 1 रुपये का चांदी का रुपया था, चांदी का रुपया चलता था और वो डॉलर के बराबर था। तो मतलब डॉलर, चांदी और हमारा भारत का रुपया, ये तीनों उस समय बराबर थे। हुआ ये कि स्वतंत्रता के बाद हमारे देश की सरकारों ने समाज को धोखा देने के लिए चांदी के बजाय कागज छापना शुरू कर दिया। नोट छापना शुरू कर दिया, अनावश्यक, बिना सोना रखे। तो नोट छापना शुरू कर दिया, तो उससे मुद्रास्फीति बढ़ी, तो भारत में रुपये का मूल्य गिरा और चांदी के जगह पर वो आ गया कागज, रांगा आया। पहले रांगा आया, फिर कागज आया, अब कागज से भी कुछ और हो जाएगा, मिट्टी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा पता नहीं। तो कुल मिलाकर के रुपये का डिवैल्यूएशन हुआ। अगर आज भी हम 10 ग्राम चांदी से $1 को कंपीट करें तो उस समय भी 10 ग्राम का ही रुपया रहा होगा। हाँ, रहा होगा। ठीक है, तो 10 ग्राम चांदी आज आप चांदी से तुलना मत कीजिए। हम डॉलर से रुपये की तुलना करें। बिल्कुल आज क्योंकि चांदी तो बहुत महंगी, चांदी की करें तो 440-44 रुपए के आसपास शायद वो तो बैठता आप है। चांदी को छोड़ दीजिए। अब ठीक है, अब हम तुलना कर रहे हैं डॉलर से। तो इस समय जो रुपया है भारत में, और रुपये का डिवैल्यूएशन 72 गुना तक हुआ है अभी, और प्रति वर्ष 7-8 अंक बढ़ता है। तो अगले साल, ये जो साल पूरा हो जाएगा अभी जून से, तो वो 80 के आसपास पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद रुपये का अवमूल्यन 72 गुना हुआ है। डॉलर को 72 रुपये तक होना चाहिए था, तो हम समकक्ष मानते। बिल्कुल, अभी डॉलर है मान लीजिए 57 रुपया। तो इसका मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के बाद 10% या 15% सुधरी है, मजबूत हुई है। जो दिखाई भी दे रहा है कि दुनिया के मार्केट में भारत की स्थिति सुदृढ़ हुई है। अगर ये 72 से ज्यादा हो जाता, 80 हो जाता मान लीजिए,
तो भारत की आर्थिक स्थिति गिरी हुई मानी जाती। तो आज जो 57 है, वर्ल्ड मार्केट में 1947 में भारत की हिस्सेदारी जितनी थी उससे घटकर वो कई गुना कम रह गई। आज वो 1.2 के आसपास है। वो होगी। हाँ, और वो उस जमाने में वो 16% से भी ज्यादा थी। इस समय 1.2 है, उस समय 16% थी। मैं तो ये कह रहा हूं कि 72 गुने का अंतर होना चाहिए था। तो अगर 16 को आप 72 से भाग करेंगे तो वो 0.5% होना चाहिए था। और है कितना? 1.2%। तो इसका मतलब यह है कि भारत की हिस्सेदारी मजबूत हुई है। और भारत में रुपया कुल मिलाकर डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ है। कुल 72 होना चाहिए था, वो अभी डॉलर 57 है। हो सकता है ये और 1-2 बढ़ जाए, क्योंकि भारत 91 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती आई है। बिल्कुल। और डॉलर की वृद्धि को कुछ रोक कर रखा गया है, उसको 72 नहीं होने दिया गया है। तो ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात महंगाई पर जो साफ हुई, बिल्कुल, वो ये हुई कि उस समय रुपया चांदी का था, डॉलर के बराबर था। जिस वस्तु की तुलना किसी अन्य वस्तु से आधार के रूप में होती है, आधार को तो स्थिर होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आधार ही बदल जाएगा तो फिर बाकी क्या पता चलेगा। तो रुपये से तुलना नहीं की जा सकती है किसी वस्तु की। वर्तमान समय में तो या तो 72 रुपये से तुलना होगी या वस्तु से वस्तु की तुलना होगी। यानी बतौर अर्थशास्त्री आप इस तरह का प्रिडिक्शन करते रहें, कुछ भी करते रहें, लेकिन अगर समाज दुखी है, समाज में अगर बहुत सारे लोग जो हैं कष्टों के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब सुधरी स्थिति है, ये कहना। अगर यदि कोई राजा, उसके राज्य में माने बहुत बड़ा राज्य था और एक छोटा सा हार जाए, और वो पत्नी समेत छोटा सा राज्य हार जाने के कारण अगर वो आत्महत्या कर ले, तो इसलिए आत्महत्या हो गई। यानी ये 80 करोड़ लोग जो हैं, ये करोड़ों लोग जो हैं, जो 20 रुपया भी खर्च नहीं कर पाते हैं, ये लोग राजा नहीं हैं। ये राजा नहीं है। ये जो जी तो सन 47 में इनकी कमाई कितनी थी? ये जो 20 करोड़ लोग आप बता रहे हैं, इन 20 करोड़ लोगों की कमाई 1 रुपये से भी कम थी। नहीं, अगर ये तब भूखे मर रहे थे तो क्या अब इनको 1 रोटी या 2 ही रोटी मिलने का हक था? हाँ, नहीं, मेरा ये कहना है कि हक कितना था, वम मापदंड नहीं है, आप कहिए ना। हाँ। मेरा तो ये कहना है कि आप उसको इसके साथ क्यों जोड़ रहे हैं? आप सीधा जोड़िए कि इनको 2 रोटी क्यों मिल रही है, और किसी व्यक्ति कोई आदमी अपने कुत्ते को रोटी खिला रहा है और एक गरीब आदमी जो है वो 2 ही रोटी पा रहा है। इस आर्थिक असमानता पर जाने में आपको कष्ट क्यों हो रहा है? मेरा तो ये कहना है कि इसको 2 रोटी क्यों मिलनी चाहिए। संपत्ति की जब आप खुली छूट दे देंगे, जब आप कोई आर्थिक नियमन का समर्थन नहीं करेंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो आर्थिक नियमन का समर्थन का मतलब ये है कि मैं तो ये कह रहा हूं कि ये गरीब और अमीर के बीच की खाई घटनी चाहिए। तो क्या देश में साम्यवाद साम्यवाद की क्या जरूरत है? इसके लिए कि लूट की क्या जरूरत है? मेरा तो ये कहना ये है सीधा, जो वहां भी चर्चा हुई है, कि वास्तव में गरीब और अमीर के बीच की खाई घटनी चाहिए, और उसका एक ही उपाय है। एक उपाय, और वो ये उपाय है कि गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी, छोटे किसान, इनके उपभोग और उत्पादन पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं होना चाहिए। एक सब अपना नाम जो है गरीबी की लिस्ट में चढ़ा देंगे। नहीं, गरीब ग्रामीण सारे लोग गांव में चले जाएं, गांव में चले जाएं, खेती करने लग जाएं, आर्थिक स्थिति से गरीब हो जाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर चले जाएं सब गांव में तो क्या दिक्कत है? तो मेरा ये कहना यह है कि गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी, छोटे किसान, इनके उत्पादन और उपभोग पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। और इन चारों को छोड़ करके जो लोग हैं, बुद्धिजीवी, बड़े किसान, पूंजीपति, ये शहरी लोग, इन लोगों के उपभोग और उत्पादन की वस्तुओं पर टैक्स होना चाहिए। अर्थात सुन लीजिए, मेरा ये कहना है कि तत्काल सारे टैक्स हटा लिए जाएं, सब प्रकार, कोई टैक्स नहीं, गरीब अमीर किसी पर कोई टैक्स नहीं, केवल एक टैक्स लगा दीजिए, और वो है डीजल, पेट्रोल, बिजली, केरोसिन, कोयला,
कृत्रिम ऊर्जा के सभी संसाधनों का मूल्य 2 गुना से 2.5 गुना कर दीजिए, श्रम का मूल्य बढ़ जाएगा। नहीं, उन लोगों का क्या दोष है अगर उन्होंने पुरुषार्थ करके साइकिल, पैदल से साइकिल के बजाय वो स्कूटर या कार खरीद लिए हैं, तो इसका मतलब उनको जो है उन लोगों का विचारों का क्या दोष है? नहीं, आप हमको बताइए ना भाई, उन लोगों का विचारों का क्या दोष है जो साइकिल से ऊपर नहीं खरीद सके, वो साइकिल पर टैक्स दें, क्योंकि वो साइकिल से जो कार खरीद लिया। तुलसी बाबा कहते हैं कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। वो अगर काम ही नहीं करेंगे, नाकारा रहेंगे, तो फिर रोटी भी नहीं मिलेगी। जी, तो मेरा ये कहने है कि कर्महीन आदमी जो है उसका तो चूस लो, क्योंकि तुमने काम क्यों नहीं किया, तो उसका चूसो, और जो कमा कमा करके इकट्ठा कर लिया उसको दे दो। मेरा ये कहना है कि ये नहीं होना चाहिए। जो कर्महीन आदमी है, चाहे कर्मवान आदमी है, कोई भी है, रोटी सबको मिलनी चाहिए। नहीं, वो अपना भोगेगा। वो अगर भूखा है तो भूखा रहेगा। अगर वो भूखा है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी रोटी छीन लो। टैक्स क्यों लगेगा उसके ऊपर? सीधा इस बात का उत्तर क्यों नहीं दिया? किसी ने उत्तर नहीं दिया कि गरीब ग्रामीण कहते हैं, सारे लोगों ने मुंह बंद कर लिया जब मैंने पूछा कि साइकिल पर टैक्स क्यों, रसोई गैस पर छूट क्यों। और अगर आपके पास भी हो तो आप उत्तर बताइए। वहां भी नहीं दिया किसी ने। सीधा प्रश्न है कि साइकिल पर टैक्स नहीं होना चाहिए, किसानों के उत्पादन पर टैक्स नहीं होना चाहिए, पेड़ों पर टैक्स नहीं होना चाहिए। सारा टैक्स आप लगा दीजिए, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, बिजली, फलाना ढिकाना, जितनी कृत्रिम ऊर्जा है उस पर टैक्स लगा दीजिए। भारी टैक्स 2 गुना कर दीजिए, 2.5 गुना कर दीजिए, कोई अर्जा नहीं है। इस 40-50 करोड़ जो लोग हैं, इनका पेट जो है भूख शांत हो जाएगी इससे। जी, उन लोगों की आमदनी बढ़ जाएगी। उनको आप यहाँ से देते हैं सस्ता चावल। अरे क्या जरूरत है सस्ता चावल देने की? आज मजदूरी अगर मिलाकर मान लीजिए 200 रुपये है। जिन लोगों के यहाँ पर वो काम अभी कर रहे हैं या कुछ मजदूरी उनको मिल रही है, मजदूरी की कीमत भी लगातार बढ़ती जा रही है, इस ठीक ठाक बाजार के कारण से वो फिर से मिट्टी में मिल जाएगा। नहीं, वो उनकी मजदूरी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब डीजल सस्ता नहीं रहेगा, बिजली सस्ती नहीं रहेगी, तो श्रम की मांग बढ़ेगी। मजदूरी देगा कौन? दिक्कत ये है। नहीं, ये मजदूरी देने वाले को तो गले में आपने फांसी लगा दी। जी, तो जो लोग मजदूरी देने वाले हैं वर्तमान समय में, सस्ते मजदूर रखने वाले हैं, बिल्कुल यही लोग ज्यादा पैसा देंगे, क्योंकि ये तो पैसे वाले लोग हैं ना। कब तक देंगे? देंगे तब तक देंगे जब तक खत्म नहीं हो जाएगा। नहीं, जब तक दोनों के बीच सामंजस्य नहीं हो जाएगा। मेरा तो ये कहना है कि गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी, छोटे किसान, इनके बीच और जो अपर क्लास है, एक 33% अपर क्लास है। देखिए, भारत में 3 तरह के लोग हैं। एक लोअर क्लास है जो करीब करीब 25-30 रुपए के आसपास है वर्तमान समय में प्रतिदिन आय के हिसाब से। बिल्कुल 25-30 रुपए के हिसाब से 33% लोग हैं करीब। 33% वे लोग हैं जो आसपास 100 रुपए के आसपास हैं। माने उनको 33 से ऊपर और 100 के आसपास कर सकते हैं। बिल्कुल 100 रुपए के आसपास जो एवरेज है वो 33% है। और 33% वे लोग हैं जो 100 रुपए से बहुत ऊपर हैं। तो जो लोग 100 रुपए प्रतिदिन से ज्यादा कमाने वाले लोग हैं, उनको, वो लोग अगर श्रम का मूल्य बढ़ेगा तो उनकी आमदनी घटेगी और वो कुछ मीडियम क्लास के, ये दूरी घटेगी। नीचे वालों का बढ़ेगा और ऊपर वालों का घटेगा। यही तो होगा उसमें। शुक्रिया मुनि जी। हम कुल मिलाकर 4 मुद्दों पर बात करने का हमारा इस आधा घंटे के अंदर हमने एक जो तैयारी की थी, विषय जो है वो उसकी जरूरत, समय की जरूरत इतनी थी कि एक विषय अभी भी हम छोड़ गए। लेकिन फिलहाल जो बातचीत हुई है, फिलहाल जो समाधान निकल कर आए हैं, ये जो आखिर में महंगाई का इशू था, इस पर एक बात स्पष्ट तौर पर सामने आई कि कृत्रिम ऊर्जा का अगर मूल्य बढ़ा दिया जाए तो शायद समाज के अंदर एक आर्थिक संतुलन भी कायम होगा। बात रही ज्ञान और शिक्षा की, तो ये मुनि जी ने एकदम स्पष्ट किया कि ज्ञान और शिक्षा अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान शिक्षा में परिवर्तित हो जाता है एक समय पर, और जब ज्ञान हो जाता है तो अगर उसको आगे टॉस कर दिया जाए तो वो शिक्षा बन जाती है। और इसी तरह से लोकतंत्र को लेकर भी ये बात सामने आ गई कि देश में
लोकतंत्र जो है वो बढ़ रहा है, या देश लोकतंत्र की दिशा में तो बढ़ रहा है, लेकिन यही लोकतंत्र या संसदीय लोकतंत्र अब लोक स्वराज की राह में रोड़ा भी अटका रहा है। फिलहाल इन तीनों मुद्दों पर जो एक विचार क्लियर तौर पर आपके सामने गया है, ये ओपिनियन, ये राय आपको कैसी लगी, पूरा एपिसोड देखने के बाद आप जरूर बताइएगा। मुनि जी को सीधे आप बात कर सकते हैं, स्क्रीन पर फोन नंबर दिए गए हैं। और अगर आपको अपने यहां पर ज्ञान तत्व मंगवाना है तो आप अपना पता SMS कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पर, और kashindia.com पर जाकर भी आप समाज से जुड़े हुए सारे मुद्दों पर मुनि जी की राय को बेबाकी से पढ़ सकते हैं। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।